स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ जिग्स के बाद जो आज का सेशन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेवलपमेंटल मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से होता है। ये बात तो हमें पता चल चुकी है कि सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है ये सिंगल सेल होता है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होती है और उससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जो बाद में इन फ्यूचर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लिहाजा जाइगोट से जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है उसके तमाम सेल्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सब के अंदर मौजूद होती है। और क्लीवेज होती है, क्लीवेज से क्या होता है, जाइगोट डिवाइड होता है, सेल्स बनते हैं, एम्ब्रियो के जितने भी सेल्स हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, पिछले लेक्चर्स में भी जिसको हमने बताया था। तो ब्लास्टोमियर्स के अंदर जो न्यूक्लियस है सब के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेम होती है और बाद में यही जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लिहाजा इस दौरान क्या होता है कि तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स और जीन्स तो सेम बने हुए हैं, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर कुछ जीन्स एक्सप्रेशन करते हैं और कुछ जीन एक्सप्रेशन नहीं करते, यानी कुछ जीन्स कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जबकि कुछ जीन्स प्रोटीन्स नहीं बनाते। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि जो आईज के सेल हैं तो उसमें सिर्फ वो जीन्स एक्टिव होंगे जो आई का स्ट्रक्चर और आई के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। बाकी बॉडी के जो दूसरे उसमें जीन्स है आई के सेल्स के अंदर जो नोज को बनाते हैं, ईयर्स बनाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट है, हैंड्स या फीट डेवलपमेंट है, ऐसे तमाम जीन्स इनएक्टिव रहते हैं। आप दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हो कि जो एक ऑर्गन बनता है उसमें बॉडी के तकरीबन 1% भी जीन्स एक्टिव नहीं होते, या आप ये कह लें कि 1% जीन्स एक्टिव होते हैं और बाकी जो 99% जीन्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं और वो साइलेंट रहती हैं। सिर्फ वही जीन्स एक्टिव होते हैं जिन्होंने अपना पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की डेवलपमेंट के दौरान हमेशा एक इम्पोर्टेंस रहती है। इस इम्पोर्टेंस को हम एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1892 में एक साइंटिस्ट थे हैंस जेटफिश, उन्होंने सी अर्चन एग सेल को, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, इसको उन्होंने शेक किया किसी बीकर में डाल के, बहुत जोर से उन्होंने इसको वाइब्रेट किया, शेक किया। शेक करने के बाद उन्होंने वाटर के अंदर ये जो सी अर्चन का जो जाइगोट था इसके जो दो सेल स्टेज के ऊपर इसके दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो गए। आप ये देख सकते हैं कि ये एक जाइगोट है जो डिवाइड किया है, अभी जैसे इसके दो सेल्स हैं या दो ब्लास्टोमियर्स हैं तो उसने इन दोनों ब्लास्टोमियर्स को अलग अलग कर लिया और इन दोनों ब्लास्टोमियर्स से अलग अलग उनसे ब्लास्टूला बन गया और उसके बाद जो है उनसे लार्वे बन गए उनसे और बाद में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। लिहाजा यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि 2 सेल या 3 सेल 4 सेल की स्टेज पे अगर एम्ब्रियो के उन तमाम सेल्स को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो वो तमाम सेल्स इस तरह से ग्रो करेंगे कि वो अलग अलग से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। उसकी वजह यही है कि हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंटल और उसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। उसके बाद उसने और एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कि स्पेमन ने परफॉर्म किया, उसने एक सैलेमेंडर का लार्वा लिया और सैलेमेंडर के लार्वे को, ये सैलेमेंडर का लार्वा था, सैलेमेंडर का जाइगोट लिया
उसने सैलेमेंडर के जाइगोट को एक लाइगेचर, एक धागे या आप ये कह लेंगे किसी हेयर की मदद से उसको सेंटर से उसने टाई कर दिया, बांध दिया बहुत ही मजबूती से। इस तरह से बांधा उसने कि उसके एक हाफ के अंदर तो न्यूक्लियस था, लेकिन दूसरे हाफ के अंदर न्यूक्लियस नहीं था। यानी कि वन हाफ वाज विद न्यूक्लियस एंड अदर हाफ वाज विदाउट न्यूक्लियस। और उससे दो हाफ्स बन गए। इन दोनों ने, जिस हाफ में न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गई, वो न्यूक्लियस डिवाइड करता गया और हत्ता कि उसमें तकरीबन 14 से 16 सेल्स बन गए। जब उसमें 14 से 16 सेल्स बन गए तो उसमें ये हुआ कि उसमें से एक सेल या एक न्यूक्लियस किसी ना किसी तरीके से यहाँ से माइग्रेट कर गया। ये जो जहाँ से उसने इसको बांधा था, तो ये जो लाइगेचर था यहाँ से वो लीक होकर दूसरे हाफ में आ गया। जैसे ही वो दूसरे हाफ में आया तो वहाँ यहाँ पे भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो ये भी एक एम्ब्रियो में बन गया और यहाँ पे जो एक सेल आया था वो भी एक एम्ब्रियो में बन गया। ये बहरहाल थोड़ा छोटा था, ये बहरहाल उससे थोड़ा साइज में ज्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो इक्वल हाफ थे जायगोड के, वो अलग अलग दो एम्ब्रियो में तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ पे भी बात याद रहे कि पहले इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी या डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई थी दूसरे हाफ में, लेकिन जैसे ही उसमें यहाँ से न्यूक्लियस मूव करके यहाँ पे पहुंचा तो उसके अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो गए। लिहाजा यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में न्यूक्लियस एक कलीदी किरदार अदा करता है। अच्छा, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट बी। एक्सपेरिमेंट ए तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंट बी में भी उसे उसी तरह सैलेमेंडर का जो जाइगोट था उसको सेंटर से उसने बांध दिया। उसने तो बहरहाल काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसको ये कॉन्स्टेंटली कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात उसके सामने आई, वाज़ह हुई कि एक हाफ के अंदर तो न्यूक्लियस था, दूसरे हाफ में न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन इसमें एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट एरिया। हाथा कि यहाँ से न्यूक्लियस भी माइग्रेट वहां पे करके चला जाए, लेकिन उसने इसको इस तरह से टाई किया था कि ये जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है ये एक हाफ के अंदर मौजूद था और दूसरे हाफ में मौजूद नहीं था। लिहाजा जिस हाफ के अंदर ग्रे क्रिसेंट एरिया मौजूद था वहां पर तो प्रॉपर वो एम्ब्रियो बन गया, लेकिन जिस हाफ में ग्रे क्रिसेंट एरिया मौजूद नहीं था वहां पे सेल्स तो ग्रो किए, लेकिन वहां पे मैस ऑफ सेल्स या बॉल ऑफ सेल्स वैसे ही पड़ा रहा और उससे एम्ब्रियो नहीं बना। जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो उसे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो इट मीन्स के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अलावा ये एक साइटोप्लाज्म के ऊपर एक खास किस्म का ट्रांसपेरेंट सा एरिया होता है जिसे हम ग्रे क्रिस्टल एरिया कहते हैं। ये वाइट कलर का पॉइंट आप देख सकते हैं। जब उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बाय चांस या बाय लक ग्रे क्रिस्टल एरिया इक्वली डिवाइड होके दोनों हाफ्स में चला गया था। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में ग्रे क्रिस्टल एरिया सिर्फ एक हाफ में गया और दूसरे हाफ में नहीं गया। तो लिहाजा इससे ये हुआ कि एक हाफ के अंदर प्रॉपर एम्ब्रियो बन गया और दूसरे हाफ के अंदर एम्ब्रियो नहीं बना और उससे एक बॉल ऑफ सेल या मैस ऑफ सेल ही बना रहा। ग्रे क्रिस्टल एक ऐसा पिगमेंट फ्री एरिया होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के वक्त जाहिर होता है। तो ऐसा हाफ जिसके अंदर ग्रे क्रिस्टल नहीं होगा, जिसको स्पेमा ने डिवाइड किया था, तो उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती। लिहाजा इन एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने दो बातें कंक्लूड की। उसने ये बातें कंक्लूड की कि तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन होती है, कि तमाम सेल जिनके पास न्यूक्लियस होगा तो उनके पास क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के पास मुकम्मल जीन्स का सेट होता है। लिहाजा ये जो मुकम्मल जीन का सेट है ये न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन रखता है बॉडी की तमाम डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर दूसरी बात कि साइटोप्लाज्म के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल ग्रे क्रिस्टल एरिया होता है जिसमें भी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर
सेल्स के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कह रहे हैं कि सेल्स के अंदर सेम काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो कि सेल्स को इस काम के लिए मजबूर करता है कि कुछ सेल्स हैंड्स बना देते हैं, कुछ सेल्स नोज बनाते हैं, कुछ सेल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, कुछ सेल्स ब्रेन बनाते हैं, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है? लिहाजा वो इसके लिए दो ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो कमिटेड होते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स बनाने में। एक तो यह है कि क्लीवेज के दौरान के दौरान